ICSE पाठ्यक्रम साहित्य सागर पद्य भाग विषय 5 मेघ आए। कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि श्री सर्वेश्वर दयाल जी ने मेघों के आगमन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता मेघ आए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के उन्होंने इलाहाबाद में वाराणसी विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की पढ़ाई पूरी की। वे अपने जीवन काल में कवि, लेखक, पत्रकार एवं नाटककार भी रहे। उनके अनुसार जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। अपनी इस अग्रगामी सोच के साथ ही उन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। दिनमान का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने समकालीन पत्रकारिता के सामने उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी प्रमुख रचनाओं में खूंटियां पर टंगे लोग, काव्य संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, लघु उपन्यास, नाटक, बतूता का जूता, बाल साहित्य आदि शामिल हैं। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी रचनाओं में गांव तथा शहर दोनों जगहों के जीवन का वर्णन मिलता है और उनकी भाषा हिंदी होने के कारण वो आम आदमी के लिए काफी सरल भी है। मेघ आई बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, झुक झकने लगे गर्दन उचकाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बरस बाद सुधीली बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की। हर साया ताल लाया पानी पराथर के। क्षितिज अटारी गदराई दामिनी दम की। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के।
मेघ आए कविता का केंद्रीय भाव। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी मेहमान के रूप में दिखाया गया है। बरसात के दिनों में बादल घुमड़ घुमड़ कर आसमान में छा जाते हैं, धूल उड़ती है, बादल नीचे क्षितिज पर झुक आते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी इस कविता में ग्रामीण संस्कृति एवं गांव की प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। कवि ने यहाँ मेघों के आने की तुलना सज धज कर आए मेहमान से की है। जिस तरह गांव में दामाद के आने पर लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, ठीक उसी तरह भीषण गर्मी के बाद वर्षा से भरे मेघ गांव में आने पर लोग बेहद उत्साहित और खुश हो जाते हैं। इस तरह कवि ने अपनी कविता में आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जब मेघ आते हैं तो हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है, नदी के जल में उथल पुथल होती है, आसमान में बिजली कड़कती है, सारे वृक्ष झुक जाते हैं। कवि ने इन सब घटनाओं की तुलना दामाद के आने पर घर तथा गांव में होने वाली तैयारियों के साथ की है। जैसे जीजा की सालियां उनके पीछे पीछे चलती हैं और औरतें उन्हें दरवाजे के पीछे से देखती हैं और बड़े बुजुर्ग उनका आदर सत्कार करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती है। पूरे गांव को यह सूचना देने लगती है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा या इंतजार करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की युवतियां घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाते हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं।
इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही हैं और उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। उक्त पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वह आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है और उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है। वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। इस पृष्ठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे बंठन के, पाहुन, बाकी, ठिठकी, जुहार की, सुधी लीन्ही, कीवार, ताल, क्षितिज, गहराई, दम की, अश्रु, बयार, उचकाए, चितवन, सरखये, बरस बाद, अकुलाई, हर्षाया, परात, अटारी, दामिनी, भरम। इन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं, कृपया नोट कर लें। धन्यवाद।